हेलो बच्चों। आज हम इस क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत या प्रबंध के सिद्धांत। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही वैसे तो खैर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं अभी आपको मेन क्वेश्चन के ऊपर लेकर के आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए अथवा हेनरी फ्यूल द्वारा बताए गए 14 सिद्धांत बताइए, उनकी डिटेल बताइए। तो मैं तो खाली बस यहाँ पे हिंट लिखूँगा, बाकी सारे सिद्धांतों की व्याख्या आपको अपना बुक से देख करके करनी है। हाँ, जितने भी सिद्धांत हैं सारे समझा देता हूँ। तो हेनरी फ्यूल कौन थे? हेनरी फ्यूल जो थे वो एक उद्योगपति थे फ्रांस के। अगर आप बुक में देखोगे तो उनकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो कौन थे ये? फ्रांस के एक उद्योगपति थे। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री के अंदर अपनी जो उन्होंने कंपनी खोल रखी थी, अपनी जो फैक्ट्री थी, उसमें उन्होंने कर्मचारियों के ऊपर जो व्यवहार अपनाया या अपनी फैक्ट्री में जो उन्होंने मुख्य बातें पालन करवाई या पालन की अपने मैनेजमेंट करते टाइम, क्योंकि वो प्रबंधक थे, फैक्ट्री के मालिक थे, तो खुद प्रबंध करते थे। तो अपने प्रबंध के दौरान अपनी मैनेजमेंट करते समय उन्होंने किन किन बातों पर ध्यान दिया, उसके बाद उन्होंने रिज़ल्ट निकाला। तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, उनकी फैक्ट्री बहुत अच्छे स्तर पर चली गई। यानी कि जो उन्होंने ग्रोथ करी, जो विकास किया, वो बहुत अच्छा किया। तो बाद में उन्होंने ये एनालाइज़ किया, बाद में विश्लेषण किया, या बाद में उन्होंने चीज़ देखी कि भैया अगर मैं इन बातों का जो मैंने खुद पालन किया है, अगर मैं और लोगों को भी बताऊं तो वो बहुत उनको फ़ायदा मिलेगा। तो उन्होंने फिर एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल की एक बड़ी फेमस बुक थी ये, जनरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो उन्होंने अपनी उस बुक में ये मुख्य 14 बातें बताई थी। बाद में इन्हीं 14 बातों को, जो 14 स्टेटमेंट्स थी, उन्होंने सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित कर दिया, यानी कि सिद्धांत के रूप में बना दिया। तो हेनरी फ्यूल द्वारा उसी बुक जो उन्होंने लिखी थी या जो बुक छपवाई गई थी, उस बुक में से इन 14 सिद्धांतों का हमने यूज़ किया है अपनी फैक्ट्रीज़ में, यानी कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इन 14 सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो वो 14 बातें क्या हैं? यानी कि अगर हम अपनी फैक्ट्री के अंदर इन 14 बातों का पालन करें तो हमारे को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ये कोई स्पेशल बातें नहीं है, मतलब स्पेशल बात में इस सेंस में कह रहा हूँ कि कोई ये नहीं कि रॉकेट साइंस है। ये जस्ट सिंपल सी ऐसी बातें हैं कि अगर इनका पालन किया जाए तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जस्ट ये व्यवहार की गणना है, आप किस तरह से बिहेव करते हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या किस तरह से उनसे काम ले पाते हो। तो नंबर 1 पर उन्होंने बात बोली थी, यानी कि प्रमुख सिद्धांतों की अगर मैं बात करूं तो प्रमुख सिद्धांत हैं नंबर 1 कार्य विभाजन का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि अगर हमारी फैक्ट्री में बहुत सारी लेबर काम कर रही है और सारी की सारी लेबर को, यानी कि एक एक लेबर को बुलाया हमने, और हमारी फैक्ट्री के अंदर जो गुड्स बनते हैं, जो सामान बनता है, प्रत्येक व्यक्ति को शुरू से लेकर लास्ट तक का सारा काम एक एक व्यक्ति को दिया जाए। यानी कि अगर हमारी फैक्ट्री शर्ट बनाने की है, शर्ट का काम हमारी फैक्ट्री में होता है और हमारी फैक्ट्री में 15 लेबर काम करती है, तो हमने क्या करा, एक एक पहले बंदे को बुलाया और उसे बोला कि कपड़ा तू काट, तू ही कपड़ा काट, तू ही कपड़ा सिल, और तू ही काज बटन लगा, और तू ही इसकी प्रेसिंग कर, उसके बाद में पैकिंग भी कर, और बाद में बेचने के लिए भी जा। तो कपड़ा काटना, कपड़े की सिलाई करना, ठीक है, उसके बाद उसमें काज बटन लगाना, उसके बाद उसकी प्रेसिंग करना, लास्ट में पैकिंग करना और बेचना। ये 6 काम हो गए। ये 6 के 6 काम हमने पहले व्यक्ति को बुलाया, उसको दे दिए। इसी तरह दूसरे व्यक्ति को बुलाया, उसको भी 6 काम दे दिए। इस तरह तीसरे व्यक्ति को बुलाया। इस तरह हमने 15वें व्यक्ति तक बुलाते गए और सब व्यक्ति को एक एक काम दे दिया, मतलब सॉरी यही काम पूरा का पूरा दे दिया। तो 15 व्यक्ति अगर एक एक ही काम करते रहेंगे तो काम में बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। इसकी बजाय हमने क्या बोला, 15 व्यक्ति हमने काम का बंटवारा कर दिया और हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम दे दिया। यानी कि अगर उसमें से 2 व्यक्ति कपड़े की कटिंग का काम बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं तो हमने उन्हें कटिंग का काम दे दिया। 10 व्यक्ति उसमें से सिलाई का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, कपड़े की सिलाई का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो हमने उन्हें दर्जी के तौर पर सिलाई का काम दे दिया। एक व्यक्ति को हमने बोला कि काज बटन का काम तू अच्छा कर सकता है, भाई तू काम कर, और प्रेसिंग का काम एक तीसरे व्यक्ति किसी अलग व्यक्ति को दे दिया, पैकिंग का काम किसी अलग व्यक्ति को दे दिया, और एक व्यक्ति को बेचने का काम दे दिया। तो टोटल 15 व्यक्ति को हमने इस प्रकार से काम का बंटवारा कर दिया। तो जो व्यक्ति कपड़ा काट रहे थे, केवल 2 व्यक्ति थे,
तो उन्हें पता है कि भाई हमारा काम मेनली कपड़ा काट रहे हैं, हमें सिलाई से कोई मतलब नहीं है, हमें कांच बटन लगाने से कोई मतलब नहीं है, हमें बेचने से कोई मतलब नहीं है, हमारा काम केवल कपड़ा काटने का है। तो उनको अपने काम के बारे में पूरी तरह से आइडिया था, और जब वो काम को अपने बार बार करेंगे, कपड़ा काटने का ही काम करेंगे, कपड़ा सिलने वाला केवल कपड़ा सिलने का काम करेगा, माल बेचने वाला केवल माल बेचने का काम करेगा, तो इससे काम का बंटवारा सही प्रकार से होगा और हर एक व्यक्ति को अपने काम के बारे में आइडिया रहेगा। वही व्यक्ति अपने ही काम को बार बार करेगा तो अपने काम में स्पेशलिस्ट होता चला जाएगा। कपड़ा काटने वाला बार बार काम करने से कपड़े काटने में स्पेशलिस्ट हो जाएगा, बेचने वाला बेचने में स्पेशलिस्ट हो जाएगा, सिलने वाला सिलने में स्पेशलिस्ट हो जाएगा, प्रेसिंग वाला प्रेसिंग में स्पेशलिस्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी और कामों पे उसे ध्यान ही नहीं देना, उसे अपने मुख्य काम पर ही ध्यान देना है कि मुझे क्या काम मिले। तो जब इस प्रकार से कार्य का विभाजन किया जाता है, काम का बंटवारा किया जाता है, तो हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलता है। पहली बात तो काम छोटा हो जाता है, सारा का सारा काम एक ही व्यक्ति को नहीं करना, तो काम छोटा हो गया। छोटा होने के बाद हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम एक छोटा सा ही मिला, तो काम का एकदम से बोझ भी नहीं पड़ा उसके ऊपर। और जब वो एक ही काम को बार बार करेगा तो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और जब स्पेशलाइज्ड व्यक्ति आपकी फैक्ट्री में काम करेंगे तो आपको परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। यानी कि वहाँ उस केस में आपकी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्टिविटी है वो तेज़ी से ही बढ़ेगी। तो ये उन्होंने बोला था कार्य विभाजन का सिद्धांत। दूसरा उन्होंने कहा कि आपकी फैक्ट्री में क्या होना चाहिए, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत पालन होना चाहिए। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसमें उन्होंने क्या बोला कि भैया आपने किसी व्यक्ति को ये तो बोल दिया कि भाई तेरी जिम्मेवारी है इस काम को करने की। जैसे अगर किसी फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइज़र को बोल दिया जाए कि भाई तुझे 10 लेबर से काम करवाना है, अगर किसी भी काम की कोई प्रॉब्लम हुई तो तू जिम्मेवार है इस काम का, यानी कि अगर सही समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो तेरी जिम्मेवारी है। जो मालिक है उसने सुपरवाइज़र को ये बात बोल दी, तो उत्तरदायित्व तो दे दिया गया लेकिन उसे अधिकार नहीं दी गए। यानी कि लेबर को अगर वो डरा धमका सके या अपने हिसाब से छुट्टी दे सके या जल्दी बुला सके या ओवर टाइम करवा सके या फाइनेंशियली उसके पास कुछ भी अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो अपने लेबर से काम करवा पाएगा? एक सुपरवाइज़र उसके अंडर में 50 लेबर काम कर रही है, तो क्या 50 लेबर उसकी सुनेगी? तो केवल उत्तरदायित्व देने से काम नहीं चलता, उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अधिकार भी दिए जाने ज़रूरी हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर हम कोई दायित्व सौंपते हैं, कोई काम सौंपते हैं, तो उस काम को पूरा करने के लिए अधिकार भी ज़रूर अवश्य रूप से ही दिए जाने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, यानी कि जब तक अथॉरिटी नहीं मिलेगी, अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करवाया जा सकता। जैसे हम लोग तुम्हारी क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें उत्तरदायित्व तो मिला हुआ है कि तुम्हारे नंबर अच्छे आने चाहिए, तुम्हारा पूरा कोर्स कंप्लीट हम करवाएं, लेकिन अगर मैं अधिकारी ना हो, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसके पेरेंट्स से बात करने का अधिकार ही ना हो, बच्चों को डांटने का अधिकार ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हम तुम लोगों को पढ़ा पाएंगे? क्या पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी कार्य को पूरा करना ज़रूरी है, यानी कि उत्तरदायित्व तो मिलना ही चाहिए, तभी उस काम को पूरा करने का मज़ा भी रहता है और टेंशन भी रहती है। लेकिन उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अधिकार भी मिलने ही चाहिए। नंबर 3, अनुशासन। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये बहुत सिंपल सिद्धांत है। अनुशासन का सिद्धांत कि डिसिप्लिन होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर, चाहे वो मालिक हो, चाहे लेबर हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, चाहे लो लेवल मैनेजमेंट, किसी भी प्रकार की मैनेजमेंट हो, और चाहे लेबर काम कर रही हो प्लेटफॉर्म एरिया पे, चाहे मालिक हो सबसे ऊपर, सबको अनुशासन में रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपनी मर्यादा का पता होना चाहिए कि किस लेवल तक बात करनी है, उसके कितने अधिकार हैं, उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही समय पर आना, सही समय पर खाना, सही समय पर छुट्टी करना, छुट्टी भी लेनी है तो सही समय पर ली जाए, बता करके ली जाए। जो भी हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं सबका सम्मान हो, सब एक दूसरे की मदद करें, जो चीज़ जहाँ पे रखी जानी वो चीज़ वहीं पे रखी जाए। तो ये पूरी तरह से अनुशासित होना चाहिए। तो अनुशासन का सिद्धांत में उन्होंने कहा कि अगर फैक्ट्री के अंदर अनुशासन होगा तो फैक्ट्री डेफिनेटली फ़ायदे में रहेगी, और अगर अनुशासन नहीं है तो चाहे आप जितना मर्जी कार्य का विभाजन कर लीजिए, चाहे जितने मर्जी अधिकार दे दीजिए, चाहे जितने मर्जी सिद्धांतों का पालन कर लीजिए, आप अपनी फैक्ट्री के अंदर जो वांछित है, मतलब जो आप डिज़ायर्ड कर रहे हो, जो आप उम्मीद कर रहे हो उत्पादन की, वो उत्पादन नहीं हो पाएगा। 4th पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट भी है, आदेश की एकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे यूनिटी ऑफ कमांड, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे, फाइनल तक आपको ये चीज़ याद रखनी है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी, एकता। एक हुआ क्या, मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करवाता हूँ इसको।
दो लेबर है, ए लेबर बी लेबर, इस तरह से अगर बहुत सारी लेबर्स थी, लेकिन अपने एग्जांपल में केवल मैं दो ही लेबर की बात कर रहा हूँ। तो ये दो लेबर जो थी ये प्लेटफॉर्म एरिया पे काम कर रही थी, मतलब अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इनके ऊपर सुपरवाइजर्स हैं बहुत सारे। फैक्ट्री में लेबर भी बहुत होती है तो सुपरवाइजर भी बहुत होते हैं। तो ये जो है इस सुपरवाइजर ने, यानी कि लो लेवल का मैनेजर था, ये लो लेवल का मैनेजर बोलते हैं, ये मैनेजर नहीं है, ध्यान रखना, ये मैनेजमेंट नहीं कर रहे, ये प्लेटफॉर्म एरिया पे काम करने वाली लेबर है। और लेबर कभी भी जब इसके अंडर में कोई व्यक्ति ना हो तो इन्हें हम श्रमिक ही बोलेंगे, ये मैनेजमेंट नहीं करती। तो इन लेबर को, यानी कि मैं पर्टिकुलर ए की बात करूं तो ए को इस व्यक्ति ने आदेश दिया, ध्यान से समझिएगा, इस व्यक्ति ने ए को आदेश दिया कि भैया ये काम शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। बहुत कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो कोई कोई नई बात है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, इसी टाइम पर जब ये व्यक्ति इसके द्वारा बताए गए आदेशों का पालन कर रहा था, यानी कि ए जो है इस व्यक्ति द्वारा, इस सुपरवाइजर द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कर रहा था, उसी समय पर इस व्यक्ति ने भी अपना आदेश उसके ऊपर थोप दिया कि भैया ये काम तुझे शाम तक करना है। इसके द्वारा बताया गया आदेश कुछ और था, इसने कुछ और आदेश दिया था, इसने कुछ और आदेश दे दिया, इसी व्यक्ति को आदेश दिया, ये तो अपना खाली बैठा हुआ है या अपना कुछ और काम कर रहा है, इसे कोई मतलब नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ए को इसने ऑर्डर दिया कि शाम तक ये काम पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद ही ये आया, इसने ऑर्डर दे दिया कि ये काम शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। ये अब इसका काम करे या फिर इसका काम करे, इसी बीच ये व्यक्ति और आ गया, ये सुपरवाइजर और आ गया, इसने भी ए को ही देखा काम करते हुए और इसको अपना वाला काम दे दिया। है वो फैक्ट्री का काम, अपना काम से मेरा कहने का मतलब है वो फैक्ट्री का काम, लेकिन इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि शाम तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। यानी कि अब अगर मैं ए की बात करूं तो ए को शाम तक काम करने के लिए 3 जगह से ऑर्डर मिल चुके हैं, सबसे पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, और तीनों का काम अलग अलग है, तीनों का काम करने का ढंग भी अलग है, लेकिन जो ऑर्डर जिसको मिला है वो केवल एक ही व्यक्ति है। तो ऐसी अवस्था में क्या आप सोच सकते हैं कि ए इन तीनों के ऑर्डर को उसी समय पर पूरा कर पाएगा शाम तक? जाहिर बात है नहीं। तो यहाँ पर फ्योल जो थे, हेनरी फ्योल जो थे, उन्होंने ये बात बोली कि अगर किसी एक कर्मचारी को या किसी भी एक व्यक्ति को एक ही समय में अलग अलग जगह से ऑर्डर प्राप्त होते हैं, अलग अलग जगह से आदेश प्राप्त होते हैं, तो किसी भी आदेश को वो पूरी तरह से पालन नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी और सारे के सारे कार्य खराब हो जाएंगे। यानी कि जब ए को 3 जगह से अलग अलग जगह से ऑर्डर मिलेंगे तो ना तो वो इस व्यक्ति का काम पूरा कर पाएगा, ना इसका, ना ही इसका। इसकी बजाय अगर वो पहले इसका काम पूरा कर लेता, इसका काम खत्म होता तब इस व्यक्ति के ऑर्डर को पूरा करता, इसका काम खत्म होता तब वो इस व्यक्ति के ऑर्डर को पूरा करता, तो तीनों के काम अलग अलग समय पे मिलते, तो अलग अलग समय पे ही तीनों के काम भी कंप्लीट होते और तीनों को बेनिफिट मिल जाता। तो आदेश की एकता का मतलब क्या है यहाँ पर? आदेश की एकता का मतलब यहाँ पर यह है कि आदेश एक समय पर एक ही व्यक्ति से प्राप्त होने चाहिए। यानी कि एक फैक्ट्री में एक लेबर को या फिर किसी भी एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक ही व्यक्ति से आदेश मिलने चाहिए। ध्यान रखिएगा, 2 बातें बताई, एक समय में और केवल एक व्यक्ति से। अब इसको मैं और डिटेल में बताता हूँ। ए क्या इसके काम को पूरा नहीं करेगा? क्या डेफिनेटली करेगा। क्या इसके काम को पूरा नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। लेकिन जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक ही समय में अगर तीनों बंदे दे देंगे आदेश, तो वो तीनों में से किसी का भी काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, एक ही समय में या तो इससे आदेश मिले या फिर इससे आदेश मिले या फिर इससे आदेश मिले। तो एक समय में केवल एक ही व्यक्ति से अगर आदेश मिलेगा तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? आदेश की एकता। और अगर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति से आदेश मिलेंगे तो ऐसी चीज़ को आदेश की एकता कहा जाता है, और इससे कार्यों में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होती। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप इस चीज़ को। नंबर 5th पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4th जैसा ही है। इसमें आता है हमारा निर्देश की एकता। निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
इसमें क्या बताया जा रहा है, मतलब नाम एक जैसे नज़र आ रहे हैं लेकिन उसकी थीम अलग है। यहाँ पे आदेश की एकता था और यहाँ पे निर्देश की एकता है। तो एकता एकता वर्ड नज़र आ रहे हैं लेकिन ये चीज़ अलग है। तो दोनों सिमिलर नज़र आ रही हैं नाम से, लेकिन इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, इनका जो अर्थ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन पेपर में इन्हीं कन्फ्यूज़न की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस भी बन जाती है। जो जितनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें होती हैं पेपर में, उसमें ज़्यादा नंबर की पूछी जाती है। तो निर्देश की एकता क्या है, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हमारी फैक्ट्री में 2 प्रकार के गुड्स बनते हैं। मान लीजिए, या मान लीजिए 3 प्रकार के गुड्स बनते हैं। शर्ट बनती है, जीन्स बनती है और ट्राउज़र्स बनती है। पैंटें, शर्ट, जीन्स और ट्राउज़र। तो जो लेबर यहाँ पे शर्ट बना रही है, ये सारी लेबर है, ये शर्ट बना रही है, ये सारी लेबर जीन्स बना रही है और ये सारी लेबर ट्राउज़र बना रही है। तो जब आपको अच्छी तरह पता है कि ये तीनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, तो इन तीनों के बारे में जो रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा वो भी अलग खरीदा जाएगा। इसका रॉ मटेरियल अलग होगा, इसका रॉ मटेरियल अलग, इसका रॉ मटेरियल अलग, इसकी मशीनरी भी अलग होगी, इसकी मशीनरी अलग होगी, इसकी मशीनरी अलग होगी, इसको बनाने वाले लोग भी अलग होंगे, इसको बनाने वाले भी और इसको बनाने वाले भी। तो इन लोगों की मैनेजमेंट के लिए भी अलग सुपरवाइज़र होनी चाहिए, इनके लिए भी अलग सुपरवाइज़र, इनके लिए अलग सुपरवाइज़र, और इनकी जो डायरेक्शन है सोचने की, यानी कि इनकी जो योजनाएं बनेंगी वो भी अलग होनी चाहिए। इसकी योजना अलग प्रकार से बननी चाहिए, इसकी योजना अलग प्रकार से बननी चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब हमारी फैक्ट्री में अलग अलग प्रकार के गुड्स बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं, तो अगर एक ही गुड्स बन रहे हैं तो फिर तो ये वाला सिद्धांत रहने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जब हमारी फैक्ट्री में अलग अलग प्रकार के गुड्स बन रहे हैं तो उनके लिए योजनाएं भी अलग अलग होनी चाहिए, निर्देशन भी अलग अलग होना चाहिए, डायरेक्शन भी अलग होनी चाहिए। इस शर्ट्स की जो प्रोडक्ट है इसकी डायरेक्शन अलग होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन अलग होनी चाहिए और इसकी डायरेक्शन अलग होनी चाहिए। सोचने का जो ढंग है इन गुड्स के लिए वो अलग अलग होना चाहिए। इसकी मैनेजमेंट अलग व्यक्ति द्वारा, इसकी मैनेजमेंट अलग व्यक्ति द्वारा, इसकी मैनेजमेंट अलग व्यक्ति द्वारा। लेकिन हो सकता है पूरी की पूरी फैक्ट्री एक ही व्यक्ति के अंडर में रहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेन बनाने का ढंग है, मशीनों की जो प्रोडक्टिविटी है, रॉ मटेरियल की जो परचेजिंग पावर है, वो अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए ताकि काम को सही प्रकार से संपन्न किया जा सके। तो ये नाम दोनों सेम लग रहे थे लेकिन दोनों का सोचना अलग अलग है। यहाँ पे लेबर से किस तरह से काम किया जा रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की बात हो रही है, यहाँ नीचे से ऊपर की बात हो रही है। यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वहाँ ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पर था एक समय में एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति से आदेश मिले, और यहाँ पर क्या है, सभी व्यक्ति जो एक ही प्रकार के गुड्स बना रहे हैं, सभी व्यक्तियों के सोचने का दायरा एक जैसा हो, सभी व्यक्तियों के सोचने का ढंग एक जैसा हो और वो एक ही डायरेक्शन में सोचें। ये वाले व्यक्ति एक डायरेक्शन में सोचें, ये सभी व्यक्ति एक डायरेक्शन में सोचें, ये सभी व्यक्ति एक डायरेक्शन में सोचें। ये नहीं कि सबके सब मिल करके शर्ट वाला व्यक्ति इसके बारे में भी सोच रहा है, शर्ट वाला व्यक्ति इसके बारे में भी सोच रहा है, तब वो काम नहीं ठीक प्रकार से चल पाएगा। शर्ट वाले व्यक्ति को केवल शर्ट के बारे में ही सोचना चाहिए, जीन्स वाले को केवल जीन्स के बारे में सोचना चाहिए। तो ये था अभी 5 सिद्धांत तक। नेक्स्ट क्लास में 6ठे सिद्धांत से आगे बढ़ेंगे।